ना भूले। खेत में बने जुगाड़ू ठंडे घर में रहने वाली देवरानी और जेठानी। खेतों के बीचों बीच एक छोटे से मिट्टी के घर में पूरा परिवार बैठा हुआ था। सभी लोग गर्मी से काफी परेशान थे। बाहर लू चल रही थी और घर के अंदर काफी घुमस हो रखी थी। काव्या और सोना हाथ वाले पंखे से खुद को और अपने पतियों को हवा कर रही थी। अरे बाप रे, इतनी गर्मी! ऐसा लग रहा है हम किसी घर में नहीं बल्कि कुकर में बैठे हैं, और ऊपर से इतनी गर्मी है यहाँ पर, और हमारे पास एक ढंग का पंखा तक नहीं है। अगर हम और यहाँ 1 घंटा बैठे ना तो ऐसा लग रहा है काव्या, कसम से हम दोनों उबले हुए आलू की तरह हो जाएंगे। सही कह रही हो दीदी, गर्मी ने तो सारी हदें ही पार कर दी है। अरे बहू, अब कर भी क्या सकते हैं। इतने पैसे कहाँ हैं हमारे पास कि हम पक्का घर बनवा ले। ऊपर से कर्जदार का पुराना कर्जा भी अलग से चढ़ा हुआ है, वो अलग। और यहाँ तो पानी की भी कमी इतनी है कि सारे खेत ही सूखे पड़े हैं, फसल भी सूख गई है। अब क्या कर सकते हैं, हमारी मजबूरी है यहाँ रहना। सही कहा बहू तुम्हारे ससुर जी ने, हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते, मजबूरी है, हमें यहाँ रहना ही पड़ेगा। ऐसे ही दिन बीत जाता है। रात का समय हो चुका था। पूरा परिवार खाना खाने के लिए बैठ चुका था। थोड़ी देर के बाद सभी खाना खाकर अब सोने की तैयारी कर रहे थे। वाह काव्या, देखो यह दीवार कितनी ठंडी हो गई है। दिन में तो इतनी गर्म थी कि बिना चूल्हा जलाए हम इसी पर रोटी सेक सकते थे, और अब देखो कैसे कूलर जैसी ठंडी हो गई है। हाँ दीदी, इस घर का बस यही एक फायदा है, दोपहर को चाहिए कितना भी गर्म क्यों ना हो, लेकिन रात को एकदम ये 5 स्टार होटल में एसी की तरह ठंडा हो जाता है। हाँ भाभी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये झोपड़ी जितनी तपती है ना, रात को उससे ज्यादा ही ठंडी हो जाती है। सभी कुछ देर तक बातें करते हैं, फिर सो जाते हैं। अगले दिन घर का सबसे छोटा बेटा रमन एक पेड़ के नीचे बैठे दूसरे गांव में अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा था। अरे नियति, तुम्हें पता है हमारा घर एकदम प्योर मिट्टी से बना हुआ है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। जब तुम हमारे घर पर आओगी ना तो तुम्हें देखकर ही मजा आ जाएगा। अरे वाह रमन, तुम्हें नहीं पता, मेरा तो हमेशा से ही गांव में रहने का सपना है, जहाँ एकदम कच्ची मिट्टी का घर हो और चारों तरफ खेतों की हरियाली हो, आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हो। खेतों की हरियाली में तो मैं वहाँ जरूर रहना चाहूंगी। अच्छा ठीक है, वैसे भी हमें बहुत टाइम हो गया है साथ मिलते मिलते, तो क्यों ना हम शादी कर ले। हाँ रमन, तुमने बिल्कुल सही कहा, अब टाइम आ गया है, हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। तुम अपने माता पिता से बात करो और मैं अपने माता पिता से बात करती हूँ। हाँ ठीक है, मैं आज ही घर जाकर सबसे बात करूंगा। जिसके बाद रमन अपने घर वापस आ जाता है। रात का समय था। पूरा परिवार बैठकर एक साथ खाना खा रहा था। माँ, बाबूजी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। मैंने अपने लिए एक लड़की पसंद कर ली है। बहुत अच्छे गांव से है और पढ़ी लिखी भी है और परिवार भी अच्छा है। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ बेटा, शादी तो करनी ही है। अच्छा हुआ जो लड़की तूने खुद पसंद कर ली, वरना हमें ढूंढना पड़ता। ठीक है, हम करवा देंगे तेरी शादी, लेकिन तुझसे तो कुछ छुपा नहीं हुआ। तुम्हें तो हमारे हालात के बारे में सब पता ही है, इसलिए शादी बड़े सीधे साधे तरीके से होगी, और शायद सेठ से भी कर्ज लेना पड़े, क्योंकि इतने पैसे तो है नहीं हमारे पास। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। थोड़े दिनों के बाद रमन और नियति की शादी हो जाती है। दोपहर का समय था। नियति का गृह प्रवेश हो रहा था। वो घर को देखकर काफी हैरान थी। रमन, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा घर बहुत बड़ा है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं है। अरे नियति, थोड़ा सा छोटा है, तुम एडजस्ट कर लेना ना यार। नियति अपना गृह प्रवेश कर कर अंदर आ जाती है। उफ, यह घर तो कितना गर्म हो रखा है। मैंने तो सोचा था कि जो मिट्टी का घर होता है वो ठंडा होता है, लेकिन यह तो किसी ओवन की तरह तप रहा है। अब मैं क्या करूं? और रमन, क्या तुम्हारे घर में कोई फैन भी नहीं है? अब क्या करे देवरानी, आपके राजमहल में फैन तो है नहीं, और वैसे भी हमने तो सुना था कि आप बड़े खानदान से हो, तो अपने साथ दहेज में ही ले आती एक बड़ा सा फैन, तुम भी हवा खा लेती और हम भी। हे भगवान, मैंने तो जो सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। चारों तरफ खेत तो हैं, लेकिन बिल्कुल सूखे हुए, और घर भी बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने तो जो सपने सजाए थे सब शादी के वो सब बेकार हो गए। मेरी तो लाइफ हेल हो चुकी है। ऐसे ही समय बीत रहा था। रात का समय हो चुका था। पूरा परिवार खाना खाकर सो चुका था। नियति भी सो रही थी, लेकिन उसे बहुत ठंडक महसूस हो रही थी, इसलिए वह उठ जाती है। जिसके बाद वह रमन को उठाती है। रमन, तुम लोगों ने इस घर को कुछ किया है क्या? दिन में तो यह कमरा तंदूर की तरह तप रहा था, और अब यह बर्फ की तरह इतना ठंडा कैसे हो गया?
अरे नियति, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो हमारा घर है ना, वो प्योर मिट्टी का बना हुआ है। और उसी का कमाल है कि दिन में ये घर बिल्कुल भट्टी की तरह तपता रहता है और रात होते ही एकदम एसी के जैसा ठंडा हो जाता है। अब ज्यादा मत सोचो और सो जाओ, आराम करो। वाओ, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। ये तो सच में मैजिक है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में एसी लगा हुआ है। भला एक मिट्टी का घर इतना ठंडा कैसे हो सकता है? ये तो सचमुच कमाल है। नियति बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह आराम से सो जाती है। अगले दिन दोपहर का समय था। घर के सारे आदमी बाहर खेतों में काम कर रहे थे। मिट्टी का घर वह फिर से पुराने ओवन की तरह तप रहा था। सभी औरतें जमीन पर बैठी थी। हाथ वाले पंखे से सभी आपस में हवा कर रहे थे। अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत ज्यादा ही गर्मी हो रखी है। रात को यह घर एकदम कश्मीर बना हुआ था और अब तो बिल्कुल रेगिस्तान ही बन गया है। क्या कर सकते हैं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे छोटी, एक काम करते हैं, अभी जाकर छत पर 2-4 बाल्टी पानी डाल आते हैं, फिर तो ये घर एकदम ठंडा हो जाएगा। लेकिन दीदी, हमारे घर तो मिट्टी से बना हुआ है ना। अगर हम छत पर पानी डालेंगे तो पूरी तरह से गीली होकर मिट्टी हमारे सिर के ऊपर ही गिर जाएगी, पूरी की पूरी छत, और हम सब इसके अंदर दबकर सैंडविच ही बनकर रह जाएंगे। अरे तो फिर क्या कर सकते हैं? इस भयंकर गर्मी का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना हम सब तो यूं ही बीमार पड़ जाएंगे। हाँ बहू, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हमें जलते हुए चूल्हे के पास ही बिठा दिया हो। ऐसे ही कुछ और समय बीत जाता है। घर के सभी आदमी खेत से काम खत्म कर घर वापस आ जाते हैं। सभी बहुत थक चुके थे, इसीलिए सभी आराम करने के लिए लेट जाते हैं। लेकिन गर्मी के कारण किसी को भी आराम नहीं मिल रहा था। कोई भी ढंग से सो नहीं पाया था। अरे सोचा था ये थकावट घर जाकर आराम कर कर उतार लेंगे, लेकिन आराम तो हो ही नहीं रहा है। इस गर्मी में तो नींद भी नहीं आ रही है। सच कह रही हो भैया, बहुत बुरा हाल है। एक तो इतना काम करके आओ खेत में, ऊपर से घर में आराम भी नहीं मिलता। इतनी गर्मी हो रही है कि बस क्या ही बताए, पूरा शरीर जल रहा है। सोना दीदी, एक बात बताओ, क्या आप लोगों के साथ हर साल गर्मियों में यही सब होता है? हाँ नियति, हर साल का यही रोना है। ये तो हम जैसे तैसे बर्दाश्त करके दिन निकाल रहे हैं बस। अब कर भी क्या सकते हैं? बाबूजी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो हमारे लिए एक पक्का मकान बनवा ले। अगर पक्का मकान होता ना तो यह सब दिक्कतें हमें उठानी नहीं पड़ती। सोना दीदी, अगर हम पक्का घर नहीं बनवा सकते तो लेकिन इसके लिए हमें कुछ ना कुछ परमानेंट जुगाड़ तो सोचना ही होगा, ताकि हमारा मिट्टी का घर दोपहर को तपे नहीं। दीदी, आप दोनों है ना, शाम को काम करने के लिए तैयार रहना। मैंने एक बहुत बढ़िया आइडिया सोचा है। हम वो जुगाड़ करके देखते हैं, फिर देखते हैं ये घर तपता है या नहीं। लेकिन मुझे विश्वास है कि वह जुगाड़ जरूर काम करेगा। ऐसे ही दोपहर बीत जाती है। तीनों बहुएं अपने अपना घर का काम निपटा कर बैठ जाती हैं। थोड़ी ही देर के बाद नियति बाहर दुकान से एक बड़ी सी पॉलिथीन लेकर घर पर आती है। चलिए दीदी, हम इस पॉलिथीन को घर के ऊपर बिछा देते हैं और फिर हम इसके ऊपर जो खेतों की सूखी घास है ना, उसको डाल देंगे और रस्सियों से बांध देंगे। फिर मिट्टी के ऊपर डायरेक्ट धूप नहीं लगेगी और यह मिट्टी ज्यादा देर तक गर्म भी नहीं होगी। अरे वाह नियति, तुमने जो जुगाड़ सोचा है ये तो बहुत बढ़िया है। अगर धूप नहीं लगेगी मिट्टी को तो मिट्टी गर्म भी नहीं होगी, फिर दोपहर को हमारा घर तपेगा भी नहीं। अरे हाँ, आइडिया तो मेरी छोटी बहू का बिल्कुल बढ़िया है। बस यह काम कर जाए भगवान। सोना, काव्या, नियति मिलकर वो बड़ी सी पॉलिथीन घर के ऊपर बिछाती हैं और उसके ऊपर सूखी घास डालकर उसे रस्सियों से अच्छे से बांध देती है। लो, आज का काम तो खत्म हो गया नियति। अब देखते हैं कल तुम्हारा जुगाड़ कैसे क्या काम करता है। अब देखते ही देखते यह दिन भी बीत जाता है। अगली सुबह दोपहर का समय था। पूरा परिवार घर के अंदर बैठा हुआ था। सभी बहुत खुश थे क्योंकि आज घर ज्यादा नहीं तप रहा था। अरे वाह नियति, तुम्हारा जुगाड़ तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। घर तो एकदम ठंडा हो गया है। सच में बहू, अब थोड़ा ठंडा ठंडा हो गया है घर। यह जुगाड़ तो बहुत अच्छा निकला। अरे नहीं सरला, ज्यादा खुश मत हो। बहुओं का ये जुगाड़ बेकार नहीं है और काम भी कर रहा है, लेकिन यह जुगाड़ हमारे घर के लिए बहुत खतरनाक है। ऐसा क्यों बाबूजी? ये खतरनाक क्यों है? अरे बहू, अगर बाहर से कहीं आखा, तिनका या फिर चिंगारी भी उड़कर आ गई ना और छत पर गिर गई तो सूखी घास में तुरंत आग लग जाएगी और नीचे पॉलिथीन बिछी हुई है, जिससे कि आग की रफ्तार और जल्दी बढ़ जाएगी और हम सब लोग अंदर ही जलकर मर जाएंगे। और धूप देख रहे हो, कितनी भयंकर धूप हो रखी है बाहर। ऐसे में तो सूखे पत्ते अपने आप ही आग पकड़ लेते हैं, और कभी ऐसा हुआ तो आग घर में लग गई तो हम सब तो जलकर ही मर जाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ, ये जुगाड़ तुम्हारा खतरनाक है। हाँ बहू, तुम्हारे ससुर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यह जुगाड़ तो अच्छा था लेकिन खतरनाक बहुत ज्यादा है।
ओह शिट, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। इस जुगाड़ में तो सचमुच बहुत ज़्यादा खतरा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कल कुछ और जुगाड़ लगाती हूँ। ऐसे ही वह दिन भी बीत जाता है। अगले दिन नियति ने कल वाले जुगाड़ में ही थोड़ा सा दिमाग और लगाया। वह बाल्टी से हल्का हल्का पानी लेकर ऊपर सूखी घास पर छिड़क देती है। फिर गांव की दुकान से वह पुराने बोरे लेकर आती है, जिनको वह अच्छे से बाल्टी में गीला करती है और ऊपर छत पर डाल देती है। ये हुई ना बात नियति, अब ये जुगाड़ तेरा सही में काम करेगा। अब ना आग लगने का डर है और ना ही मिट्टी के गलने का, क्योंकि अब कोई टेंशन भी नहीं है। पन्नी की वजह से पानी मिट्टी तक पहुंच ही नहीं पाएगा और अब दोपहर को भी घर बिल्कुल एकदम ठंडा रहेगा। अरे वाह नियति, तुमने तो बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास आइडिया लगाया है। आज तो घर के जलने का भी खतरा नहीं है और दोपहर में घर बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा। आज तो बिल्कुल बर्फ जैसा। तूने तो कमाल ही कर दिया बिल्कुल। दोपहर का समय था। तीनों भाई खेत में काम कर कर घर वापस लौटते हैं। घर के अंदर जाकर उन्हें ठंडक महसूस होती है और वो बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह नियति बहू, अब की बार तो तुमने कमाल ही कर दिया। कल तो फिर भी थोड़ा बहुत खतरे का डर था, लेकिन आज का जुगाड़ तो तुम्हारा सच में बहुत अच्छा था। मज़ा ही आ गया। बाहर कितनी कड़कड़ाती धूप है और अंदर एकदम ठंडा। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मान गए बहू तुम्हारी होशियारी को। अब सब आराम से सो पाएंगे हम दिन में भी। जिसके बाद तीनों भाई और ससुर आराम करते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। तेज लू और भयंकर धूप की वजह से सारा पानी छत पर से सूख जाता है और घर के अंदर फिर से गर्मी होने लगती है। नियति, लगता है ऊपर पानी सूख गया है छत पर। अगर पानी डाल देंगे तो फिर से ठंडा हो जाएगा। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। जिसके बाद तीनों बहू एक एक बाल्टी भरकर लेकर आती है और उन बोरों के ऊपर फिर से पानी डालती है। यह सब देखकर सास कहती है, अरे ओ बहू, तुम क्या कर रही हो सब? माँ जी, वो बोरे सूख गई है ना, तो बस थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। अरे बहू, तूने जो जुगाड़ लगाया है वो तो ठीक है, लेकिन अगर तू ऐसे ही बार बार बोरों पे पानी डालेगी तो सारा पानी खत्म हो जाएगा। और तुझे तो पता ही है गांव में पहले से ही पानी की कितनी परेशानी रहती है। और तुझे पता है ना, हमें तो खेतों के लिए भी पानी चाहिए होता है। सूरज देवता का तापमान देखा है तूने? अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हर घंटे में तुझे बाल्टी लेकर पानी डालना होगा। कितनी बर्बादी होगी पानी की, पता है तुझे? अरे दीदी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। तेज धूप होने के कारण यह पानी तो बार बार सूखता रहेगा और हम कब तक पानी डालेंगे? मुझे कोई ना कोई परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना था, लेकिन अब तो कोई सॉल्यूशन मिल भी नहीं रहा। अब हम कुछ भी कर ले, दोपहर को यह घर तपेगा ही तपेगा। अब हम पानी भी तो नहीं डाल सकते ना, और घास हम रख नहीं सकते। अब एक ही रास्ता बचा है। जिसके बाद तीनों बहुएं घर के अंदर चली जाती हैं। घर पर सभी घर वाले बैठे हुए थे। तभी नियति कहती है, बाबूजी, माँ जी, देखिए हम कितना भी जुगाड़ कर ले, लेकिन मिट्टी का घर दोपहर को तो तपता ही रहेगा। इसलिए रोज रोज की टेंशन का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम अपना पक्का घर बनवा लेते हैं, ईंट और सीमेंट वाला। अरे तो पक्का घर ऐसे ही बन जाएगा क्या नियति? घर बनाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, जो कि हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। सोना दीदी, बात सिर्फ इस गर्मी की नहीं है। थोड़े दिन बाद बारिश का मौसम भी आने वाला है और मैंने सुना है कि इस बार बारिश भी बहुत ज्यादा होगी। संभावना है बाढ़ आने की भी। और हमारे पास वाली नदी तो बिल्कुल छोटी सी है, वह जल्दी ही भर जाती है। बाढ़ आई तो ये मिट्टी का घर क्या सह पाएगा? ये एकदम से ढह जाएगा। और वैसे भी हम कब तक इस झोपड़ी में रहेंगे? सभी गांव वाले हमारा मजाक उड़ाते हैं। हमें कुछ भी करके अपने लिए एक पक्का घर बनवाना ही होगा। अरे छोटी बहू, मैं मानती हूँ, तू बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन तू तो देख ही रही है ना कि फसल कैसी सूखी सूखी है। पैसे कहाँ हैं घर बनाने के लिए? माँ जी, बाबूजी, मैं मानती हूँ कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन आप लोग किसी से थोड़ा कर्जा तो ले सकते हैं। हम पूरा घर नहीं बनाएंगे, बस शुरुआत में 1-2 कमरे ही बनवा लेते हैं, जिसमें सभी का काम चल जाए। बाकी घर जब बाद में पैसे होंगे तब बनवा लेंगे। बहू, तू कह तो बिल्कुल सही रही है। जान है तो जहान है, पर अब कर भी क्या सकते हैं। जिसके बाद सलाह मिलाकर तीनों भाई गांव में एक सेठ के पास जाते हैं, जिससे वह थोड़ा सा उधार मांगते हैं। लेकिन सेठ अमन की बात सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है। सही है भाई, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तुम लोगों का बढ़िया है भाई। अपने दादा के जमाने का कर्ज तो तुमसे उतारा नहीं जा रहा। रहना है तुम्हें पक्के घर में, शर्म तो नहीं आ रही होगी ना तुम लोगों को? भीख मांगते हुए आ गए यहाँ पर। सेठ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मिट्टी का घर है, आगे आने वाला मौसम बारिश का है। हम पर थोड़ी सी कृपा कर दीजिए, थोड़े पैसे दे दीजिए। अरे गिरे तो गिरे, मुझे क्या, तुम लोगों के लिए तो वही मिट्टी का घर ही बना हुआ है।
ये ईंट सीमेंट वाला घर तो तुम सपने में भी मत सोचो अभी। जैसे तुम्हारे हालात है ना, तुम्हें चादर देखकर पाँव पसारने चाहिए। बनाना है तुम्हें पक्का घर, निकलो यहाँ से। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें मुझसे। सेठ तीनों भाइयों की बेइज्जती करके उन्हें वहां से भगा देता है। तीनों भाई दुखी होकर वापस अपने घर लौट आते हैं, जिसके बाद वे अपने परिवार वालों को सारा हादसा बताते हैं। यह सब सुनकर नियति कहती है, आप सब लोग परेशान मत होइए। उस सेठ के ताने सुनने से अच्छा है कि हम बैंक से ही होम लोन ले लेते हैं, और उस सेठ के मुकाबले ब्याज भी बहुत कम लगेगा और हम ज़्यादा पैसे भी ले पाएंगे, जिससे कि हमारा पूरा घर अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। हाँ बाबूजी, नियति बिल्कुल सही कह रही है। बैंक का काम एकदम पक्का और अच्छा होता है। ऐसे ही वह दिन भी गुजर जाता है। अगले दिन तीनों बहुएं मिलकर बैंक में जाती हैं और बैंक से लोन लेने के लिए पूछती हैं। देखिए मैडम, लोन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन बैंक का एक रूल है, आपको गारंटी के तौर पर अपने ज़मीन या फिर किसी और चीज़ के कागज़ हमें जब्त करवाने होंगे। अगर टाइम पर अगर आप किस्त भर देंगे तो ठीक है, आपको वो कागज़ वापस मिल जाएंगे, वरना बैंक आपकी ज़मीन जब्त कर लेगी। जमीन गिरवी रखने की बात सुनकर सोना और काव्या काफी दुखी हो जाते हैं। नहीं नहीं नियति, हम अपनी जमीन गिरवी नहीं रख सकते, चलो हम घर वापस चलते हैं। हाँ नियति, काव्या बिल्कुल सही कह रही है, और माँ जी और बाबूजी को पता चला ना कि हमने अपनी पुश्तैनी जमीन गिरवी रखी है, तो वो तो हमें कच्चा ही चबा जाएंगे, और यह तो पाप भी है, हम ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हो, हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। यह बोलकर तीनों बहुएं वापस घर आ जाती हैं। दोपहर का समय था, सभी लोग घर में बैठे थे, बहुत ज्यादा परेशान थे, गर्मी भी बहुत हो रही थी। ऐसे ही दोपहर बीत जाती है, सभी लोग काफी परेशान थे। शाम हो चुकी थी। नियति अभी अपने घर के बाहर खड़ी थी और कुछ सोच रही थी। अरे यार, हमारा गांव कितना सही था, कुछ भी ऑर्डर करते थे 10 मिनट में आ जाता था। अरे लेकिन हमारा ये गांव भी तो शहर के बिल्कुल पास ही है। अगर शहर के लोग 10 मिनट में जूस आइसक्रीम वगैरह मंगवा सकते हैं, तो हम उन्हें डिलीवर क्यों नहीं कर सकते। हाँ, मिल गया मुझे आइडिया। अब हमारा पक्का घर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर हम सब मेहनत करेंगे तो कुछ ही दिनों में हमारा पक्का घर भी तैयार हो जाएगा। ऐसे ही रात बीत जाती है। अगला सुबह था। नियति सभी को गर्मा गर्म चाय दे रही थी। सभी साथ बैठकर चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। माँ जी, बाबूजी, एक बात तो तय है कि हमें घर तो बनवाना ही पड़ेगा, पक्का घर। हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है और बैंक वालों से भी कोई रास्ता नहीं निकला, तो क्यों ना हम अपना खुद का कुछ काम शुरू कर ले। उससे पैसे भी आ जाएंगे तो हम अपना घर भी बनवा सकते हैं और हमारे घर की हालत भी सुधर जाएगी। अरे नियति बहू, मैं मानती हूँ कि तुम्हें हमारे घर में एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही है, लेकिन क्या करें, थोड़ा तो बहुत तुम्हें एडजस्ट करना ही होगा। और जहाँ तक बात रही है बिजनेस की या फिर कोई काम करने की, हम तो माटी से जुड़े सीधे साधे किसान लोग हैं, हमें इन चीज़ों की कोई ज़्यादा समझ नहीं है बहू, हम क्या ही काम कर पाएंगे। अरे हाँ नियति, माँ बिल्कुल सही कह रही है, और वैसे भी बिजनेस शुरू करने के लिए लाखों का खर्चा लगता है, हम कहाँ से लाएंगे इतना पैसा। अरे भैया, मैं जानती हूँ, लेकिन हम कुछ ऐसा काम शुरू करेंगे जिसमें लागत कम हो, और मेहनत तो हम कर ही लेंगे, बस हमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी होगी। मैं कल सोच ही रही थी शाम को बैठकर, हमारे गांव में तो सभी लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते थे जो भी चीज़ उन्हें चाहिए थी। जब बाकी शहर के लोग सब कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, तो हम बेच क्यों नहीं सकते। हम अपने खेत में ऐसे फल उगाएंगे जो कम पानी में जल्दी उग जाते हैं, जैसे खरबूज, तरबूज, और फिर हम मीठी लस्सी भी तो बनाकर बेच सकते हैं ना। उससे हम ठंडा जूस, स्मूदी वगैरह बनाएंगे और मोबाइल ऐप वाले लोगों से कांटेक्ट करेंगे और शहर में उनके डिलीवरी करवाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है इस भयंकर गर्मी में शहर के लोग हमारे फ्रेश जूस पागलों की तरह खरीदेंगे और हम सबको अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे। अरे नियति, आइडिया तो तुम्हारा सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हम सब ये कैसे करेंगे। चलो, फल तो बाबूजी और तेरे जेठ कैसे न कैसे कर लेंगे, पर जूस बनाने के लिए तो फ्रिज, मिक्सी, मशीनें, इन सब की जरूरत पड़ती है, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम उन्हें तो खरीद सके। तो हम क्या कर सकते हैं। अरे दीदी, आप पैसों की चिंता मत करो, बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट से काम शुरू करेंगे हम अपने जुगाड़ से काम करेंगे, बस आप देखते रहो। ऐसे ही रात बीत जाती है। अगली सुबह नियति अपनी दोनों जेठानियों के साथ मिलकर कबाड़ी की दुकान पर जाती है, जिसके बाद वह 2-3 पुरानी कबाड़ वाली दुकान से एक मिक्सी और एक खराब फ्रिज खरीद कर लेकर आती है, और घर आकर अपने पुराने दोस्त से वह घर लाकर मिक्सी और मोटर सब ठीक करवा लेती है। नियति का दोस्त मिक्सी और फ्रिज को चालू करके दिखाता है। सभी लोग यह देखकर बहुत खुश हो जाते हैं कि दोनों ही चीजें चालू हो जाती है, जिसके बाद वह मिस्त्री वहाँ से चला जाता है। अरे वाह नियति, तूने तो सच में कमाल कर दिया, आज तेरे दोस्त ने तो इन कबाड़ से एकदम बिल्कुल बढ़िया चीज बनाकर तैयार कर दी यार। देखा दीदी, मिक्सी और फ्रिज की प्रॉब्लम तो अब सॉल्व हो गई है, चलो
अब मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ दोनों के दोनों। हाँ नियति, बता क्या करना होगा, बस तू बता हमें, हम सब तैयार हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। पूरा परिवार ने मिलकर खेतों में बहुत मेहनत करी थी। अब खेतों में तरबूज, खरबूजे, आम, ककड़ियाँ वगैरह सब लग जाती हैं। तभी रमन एक दिन टोकरी भरकर आम और कुछ फ्रूट्स लेकर घर आता है, जिसके बाद नियति उस ठीक की हुई मिक्सी में सभी फलों को डालती है और एकदम गाढ़ी ठंडी फ्रेश स्मूदी बनाकर तैयार करती है और उसे अपने पूरे परिवार को टेस्ट करने के लिए देती है। अरे वाह बहू, ये तो बिल्कुल अमृत है। इस गर्मी में तो ये बिल्कुल अमृत जैसा ही लग रहा है। सच में इससे ज्यादा स्वाद तो मैंने आज तक कभी कोई जूस नहीं पिया। सही कहा माँ जी, अब बारी है इस अमृत को शहर तक पहुँचाने की। जिसके बाद नियति तुरंत अपने शहर में रहने वाली दोस्तों के पास फोन करती है और उससे 10 मिनट में डिलीवरी करने वाली कंपनी के बारे में पूछती है, जिससे वह उनका कॉन्टेक्ट नंबर अरेंज करने की बात करती है। थोड़ी ही देर के बाद नियति अपनी सहेली से नंबर लेकर उस कंपनी के मैनेजर के पास कॉल करती है। सभी घर वाले वहाँ खड़े होकर देख ही रहे थे। थोड़ी ही देर के बाद नियति फोन मिलाकर मैनेजर से बात कर रही थी। देखिए सर, आजकल कितनी ज़्यादा भयंकर गर्मी पड़ रही है और शहर के लोगों को तो घर बैठे एकदम ठंडा और ताज़ा खाना चाहिए होता है। और आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हम जिन फलों से स्मूदी और जूस बनाते हैं वह खुद हमने अपने खेत में ही लगाए हुए हैं, बिल्कुल प्योर और ऑर्गेनिक तरीके से। आइडिया तो अच्छा है आपका। ठीक है, हम आपको अपनी ऐप पर लिस्ट कर देते हैं, देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है ऑडियंस का। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ऐसा कहकर नियति फोन काट देती है। अगले दिन ऐप पर उनको उनका पहला ऑर्डर मिलता है। घर में सभी खुशी से पागल हो जाते हैं। अरे वाह नियति, हमें हमारा पहला ऑर्डर मिल गया। अमन जी, आप जल्दी से ताज़ा फ्रूट लेकर आइए, हम अभी बना कर देते हैं। थोड़ी ही देर के बाद बहुएं मिलकर जूस और स्मूदी तैयार करके उन्हें पैक कर देते हैं। जिसके बाद अमन और कमल जल्दी से स्मूदी और जूस को पैक करते हैं और पुरानी साइकिल लेकर जल्दी से शहर में डिलीवरी करने के लिए चले जाते हैं। थोड़ी ही देर के बाद दोनों भाई डिलीवरी कर वापस घर आ जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन तीनों भाई चिलचिलाती धूप में एक बड़े से शहर में बड़े अमीर घर में स्मूदी का और जूस का डिलीवरी देने आए थे। घर का मालिक जैसे ही स्मूदी और जूस को लेता है वह भड़क जाता है। अरे ये क्या मजाक चल रहा है? ये देखो तुम्हारी पैकेजिंग ही कितनी गर्म हो रखी है। इस गर्मी में हमने कोई उबलता हुआ खाने पीने के लिए थोड़ी ना मंगवाया था, ठंडा जूस पीने के लिए मंगवाया था। और तुम देखो, ये अगर इतने पैसे लगाने के बाद भी हमें ठंडा जूस या स्मूदी नहीं दे सकते तो क्या फायदा तुमसे ऑर्डर करने का। और जाओ यहाँ से, और दोबारा मैं कभी तुम्हें कोई ऑर्डर नहीं दूंगा। जिसके बाद तीनों भाई परेशान होकर वहाँ से वापस अपने घर आ जाते हैं और सबको सब कुछ बता देते हैं। अरे नियति, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। 5 किलोमीटर दूर अगर हम इतनी चिलचिलाती धूप में पैकेट लेके जाएंगे ही ना जूस का, तो वो तो गर्म हो ही जाएगा। ऐसे तो हमारा बिजनेस बिल्कुल चौपट हो जाएगा। कोई बात नहीं जेठ जी, प्रॉब्लम सिर्फ धूप से है ना। अब से हमारा जो भी सामान जाएगा प्लास्टिक की पैकेजिंग में नहीं जाएगा। हम छोटे छोटे मिट्टी के मटके बनाएंगे और उन्हीं में अपनी डिलीवरी किया करेंगे। और उन मटकों के ऊपर हम कपड़ा गीला कर उन्हें अच्छे से लपेट देंगे, जिससे मटका ठंडा भी रहेगा और यह काम बिल्कुल सही रहेगा। गीले कपड़े और मिट्टी से बने हुए कुल्हड़ के कारण जूस बिल्कुल फ्रिज जैसा ठंडा ही रहेगा और कस्टमर तक जब तक जूस पहुंचेगा वो बिल्कुल चिल्ड होगा, तो वो हमें कुछ भी नहीं कहेंगे और सबको ठंडा जूस और स्मूदी बिल्कुल परफेक्ट मिलेगी। इससे कस्टमर भी खुश हो जाएंगे और हमारी रेटिंग भी अच्छी हो जाएगी। वाह बहू, तेरा दिमाग तो बिजली से भी तेज चलता है। क्या सोलर जुगाड़ निकाला है तूने। अगले दिन से तीनों भुवे मटके वाली डिलीवरी शुरू कर देते हैं और वह शहर में सुपर डुपर हिट हो जाती है। कुछ समय बीत जाता है। ऐसे ही पूरा परिवार आंगन में बैठा हुआ था। तीनों भुवे आपस में बैठी बातें कर रही थी। काव्या दीदी, सोना दीदी, अब तो हमारे खेतों में फल बहुत अच्छी मात्रा में उगने लगे हैं, तो मैं क्या सोच रही थी कि हम जूस और स्मूदी के साथ आइसक्रीम भी क्यों न ट्राई करें। लेकिन नियति, आइसक्रीम के लिए तो बड़ी बड़ी मशीनें लगती है ना। अरे नहीं दीदी, शहर में 1-2 बार फ्रूट आइसक्रीम खाई है मैंने। उसमें ना ज्यादा केमिकल और मिलावट थी, पर हम लोग घर पर ही बनाएंगे, ताजे फलों से प्योर फ्रूट आइसक्रीम बनाएंगे ना, तो लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी। और मुझे बिल्कुल यकीन है, गांव की बनी देसी आइसक्रीम और वो भी कुल्हड़ में, देखना शहर वाले तो उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। अरे वाह बहू, तू तो हमारे घर में साक्षात लक्ष्मी बनकर आई है। तेरी वजह से आज हम अपना खुद का बिजनेस कर पा रहे हैं और भगवान ने चाहा ना बहू, तेरा यह बिजनेस देखना दिन रात दूनी चौगनी तरक्की करेगा और हमारा पक्का घर भी बन जाएगा। अब क्या था, अगले दिन से ही नियति फ्रूट आइसक्रीम तैयार करती है और देखते ही देखते उसकी प्योर फ्रूट आइसक्रीम, स्मूदी, मटका जूस की डिमांड शहर में बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। उनके पास बहुत अच्छा खासा पैसा भी आने लगता है। धीरे धीरे उनके पास ऑर्डर्स भी काफी अच्छे आने लगे हैं। अरे बहू, तुम्हारी वजह से सब कुछ बहुत ठीक हो गया है। आज ऐसा लग रहा है कि हम अपना पक्का घर का सपना सच में पूरा ही कर लेंगे। जब से तू इस मिट्टी के घर में आई है ना बहू, तब से हमारा नसीब मानो बदल सा गया है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं।
और अब खेतों का नज़ारा भी बदल चुका था। खेतों के बीचों बीच जहाँ पहले कभी मिट्टी का पुराना सा घर था, अब वहाँ बहुत आलीशान बड़ा घर बन चुका था और घर के बाहर काफी गाड़ियां भी खड़ी थी और अब डिलीवरी के लिए काफी सारी बाइक्स भी वो लोग खरीद चुके थे। सभी अपने पक्के मकान में हंसी खुशी रह रहे थे। तभी एक दिन सेठ उनके घर पर आता है। अरे ये इतने सारे पैसे, मैंने सुना है कि तुम लोगों ने अपने उन सूखे खेतों में बहुत बड़ा महल बनवा लिया है। सच सच बता रमन, ये सब तूने कैसे बनवाया है? कहीं कोई बैंक वैंक तो नहीं लूट लिया ना तुम लोगों ने मिलकर? अरे अरे नहीं सेठ जी, हमें अपने जैसे समझा है क्या? चोरी चकारी तो आप जैसे सेठ करते हैं, गरीबों का खून चूस कर। हमने तो यह सब अपनी दिन रात मेहनत करके कमाया है। और ये आइसक्रीम खाइए, थोड़ा सा दिमाग ठंडा हो जाएगा आपका भी। और हाँ, एक बात बता देता हूँ सेठ जी, अगर आपको कभी पैसों की जरूरत हो ना तो जरूर आ जाना। हम कम ब्याज पर पैसे देते हैं, लूटते नहीं हैं गरीबों को आप जैसे। इतना सुनकर सेठ वहाँ से बेइज्जत होकर चला जाता है। कुछ समय बीत जाता है। पूरा परिवार हॉल में सोफे पर बैठा हुआ था। सभी जूस और स्मूदी पी रहे थे। ये सब हमारी छोटी बहू का कमाल है। हाँ, एकदम सही कहा जी आपने। मेरी बहू तो साक्षात लक्ष्मी है, नजर ना लगे मेरे इस प्यारे से परिवार को। इसी तरह हंसी खुशी सभी लोग आपस में बातें करते हुए अपनी जिंदगी बिताते हैं। जल्दबाजी में किया हुआ जुगाड़ खतरनाक हो सकता है, इसलिए हर फैसले को सोच समझ कर लेना चाहिए। मुश्किल हालात कितने भी बड़े क्यों ना हो, समझदारी, मेहनत और नए तरीके से सोचने से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है।